सबसे पहले बात लखीमपुर खीरी मामले की करेंगे। पिछले 3 दिन से सबके मन में यही सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ था कि गाड़ी ने किसानों की भीड़ को रौंद दिया। इस केस में तमाम वीडियो वायरल हुए हैं। एक वीडियो में उस जीप से जान बचाकर भागता एक शख्स दिखाई दे रहा है जिस जीप से लोग कुचले गए हैं। आज तक ने उस शख्स से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सुनिए उसी शख्स की जुबानी कि आखिर उस रात क्या कुछ हुआ था। लखीमपुर में 3 अक्टूबर को हुई हिंसा से जुड़ा ये वीडियो कल से सुर्खियों में है। वीडियो में थार जीप से निकलकर एक शख्स भागता नजर आ रहा है। जीप के पास एक शख्स जख्मी हालत में कराह रहा है। सड़क पर भी लोग दौड़ते भागते नजर आ रहे हैं। आज तक ने उस शख्स को ढूंढ निकाला जो थार से निकलकर 3 अक्टूबर को भाग रहा था। वो शख्स हैं लखीमपुर से बीजेपी सभासद सुमित जायसवाल। सुमित जायसवाल पूरी घटना के चश्मदीद हैं। वो उस थार पर सवार थे जिससे किसानों को कुचले जाने का आरोप है। आज तक को सुमित ने बताया कि आखिरकार उस रोज हुआ क्या था। वहाँ पे जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं तो थोड़ा सा गाड़ी आगे जब उनके बीच में पहुँच जाती है तो उसमें से लाठी डंडे से प्रहार होता है गाड़ी पे और मारो मारो इस तरीके के मतलब वहाँ पे नारेबाजी होती है। और पूरी तरीके चूंकि इतनी भीड़ में थे, इस तरीके के लोग थे कि ये लग ही नहीं रहा था कि वो वास्तविकता में हमारे शहर हमारे जिले के लोग हैं। तो जो पथराव हो रहा था, पथराव से शीशा टूट रहे थे गाड़ी के, और गाड़ी के जब शीशे टूटे तो उसके बाद में जो ड्राइवर हरिओम जो गाड़ी चला रहा था उसके चाहे आंख में या सिर में कैसे भी उसके लग गया जाके, और गाड़ी अनियंत्रित होके जब किनारे जाके गाड़ी रुक गई तो उसके बाद में वो जैसे ही गाड़ी रुकी उसको चारों तरफ से घेर के उसको गाड़ी से उतार लिया और मारने लगे। सुमित के मुताबिक थार को हरिओम चला रहा था और उस पर सुमित के मित्र शुभम मिश्रा भी बैठे हुए थे। उग्र भीड़ के हमले में दोनों मारे गए। लोगों की जानकारी हुई है हरिओम की और शुभम की, क्योंकि इनकी बॉडी मेरे सामने आई थी। हरिओम ड्राइवर था उस गाड़ी का जो गाड़ी चला रहा था थार को, और शुभम उस गाड़ी में थे, और एक आदमी और बैठा था वो थोड़ा सा काला मतलब कलर डाउन था उसका, वो एक और बैठा था। उसी थार में आप भी थे? हाँ, उसी थार में मैं था। सुमित खुशकिस्मत रहे कि भीड़ से बचकर किसी तरह भागने में कामयाब रहे। सुनिए उन्होंने उस रोज कैसे अपनी जान बचाई। जब ये सारी चीजें हुई तो जब गाड़ी का गेट इधर खोला, चूंकि इधर साइड में सब खींच के मार रहे थे, तो मैं जैसे ही खोला तो पीछे से आ जाए पकड़ो पकड़ो मारो, तो अब गेट बस खोले हैं और हम सीधे भागे हैं रोड पे, और मैं रोड पे भागता ही रहा। तो आगे कुछ गाड़ियां उधर से जो आ रही थी वो जो जाम में फंसी थी, उन लोगों में से ही शायद कोई गाड़ी बैक की है या जो भी हो। मैं बहुत दूर तक भागता रहा हूँ, मुझे पहले कोई नहीं रास्ते में गाड़ी मिली है बैठने के लिए। फिर कोई गाड़ी एक पीछे से आई, मैंने उस पर कैसे भी, मुझे उन्होंने पहचानते थे, जानते थे मुझे शायद वो, तो उन्होंने गाड़ी रोक दिया, मुझे गाड़ी के अंदर किया और फिर मुझे वहां से वो निकाल के लेके आए। सुमित का दावा है कि भीड़ में शामिल लोग कहीं से स्थानीय नहीं लग रहे थे और उपद्रव के इरादे से ही आए थे। सुमित ने जानबूझकर सबक सिखाने के इरादे से लोगों को कुचलने के आरोप से भी इनकार किया। सामने से लगातार पथराव हो रहा था, एक डर का माहौल कायम किया जा रहा था, लगातार ईंट पत्थर चलाए जा रहे थे इस माहौल में, और सैकड़ों हजारों की संख्या में वहां पे उग्र लोग थे जो लगातार अभद्र भाषा और पथराव कर रहे हैं। इससे निकलने के लिए हम किस हालत में किस तरीके से वहां निकलते, तो ड्राइवर ने वहां पे गाड़ी की स्पीड बढ़ाई होगी। अब उसमें कुछ लोग शायद आ गए हों नीचे, क्योंकि मैंने वीडियो तो ऐसा नहीं देखा है, लेकिन शायद कुछ लोग फिर भी अगर उसके नीचे शायद आ गए हों, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की है, आपने सीधे पथराव, और वहां पे क्योंकि वो गाड़ी माननीय मंत्री के वहां की थी, तो इसलिए वो गाड़ी पे ही सीधे पथराव हुआ था। लखीमपुर की घटना को लेकर बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा क्या भीड़ को रौंदने वाली गाड़ी में मौजूद थे। सुनिए सुमित का जवाब। ये दिख रहा है कि आप बहुत डरे हुए हैं और आपको जान का खतरा है, और पीछे भी काफी भीड़ भाग रही है। जी देखिए, हम इस गाड़ी से गए थे हम लोग, बिल्कुल ये देखिए कोई भी हाथ में कुछ नहीं है। गाड़ी के अंदर भी जो है कोई सब फूल माला, हम लोग चूंकि स्वागत करने के उससे गए थे कि वहां पे माननीय जी को स्वागत करके लेके आएंगे, लेकिन जब रास्ते में इस तरीके की घटना हो गई तो हम लोग वहीं पे फंस गए और फिर भागे हैं, उसमें हमारे साथी खत्म हो गए।
ये बयान महत्वपूर्ण है, लेकिन सुमित के बयान को फिलहाल आरोपी पक्ष की सफाई माना जाएगा। सबूतों की कसौटी पर कसने के बाद ही सही गलत का फैसला होगा। समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर, आज तक। 8 लोगों की जान चली गई, लेकिन 3 दिन बाद भी कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। एफआईआर में नामजद मंत्री पुत्र से पूछताछ तक नहीं की गई है। आखिर पुलिस एक्शन इतनी देरी से क्यों लिया जा रहा है? सवाल उठने शुरू हो चुके हैं। लखीमपुर में संवेदना को झकझोर देने वाली हिंसा के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन 8 लोगों की जिंदगी छीन लेने वाली इस घटना में अब तक मुख्य आरोपी तो दूर, अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस बीच पुलिस पूछताछ का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में सीओ गोला संजय नाथ तिवारी एक युवक से पूछताछ कर रहे हैं। ये युवक उस फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार था जो थार के पीछे चल रही थी। बैठे थे, पीछे बैठा हुआ था। क्या हुआ अचानक, ये बताओ। अब भैया वो आगे से थार सबके ऊपर चढ़ाती हुई जा रही थी, हम पीछे में बैठे हुए थे। पीछे वाली फॉर्च्यूनर भी थी, फॉर्च्यूनर भी भगा रही थी। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक ये युवक लखनऊ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास के साथ रहता है और उस वक्त अंकित दास भी गाड़ी में मौजूद थे। तुम्हारे साथ ही तो होगी गाड़ी, थार भी तुम्हारे साथ ही थी ना? आगे वाली थी। अरे भाई, तुम्हारी आगे गाड़ी थी फॉर्च्यूनर, पीछे थी, आगे थार किसके साथ थी इतना बता दो। थार तो भैया के साथ में थी। थार उन्हीं के साथ थी ना? उनको मालूम है किसकी थार है वो। इस पूरे मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा इस मामले में नामजद आरोपी हैं। सवाल उठता है कि अब तक इस मामले में कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। सुनिए आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह का बयान। We are engaged in law and order situation. We have formed a team. As and when we are able to apprehend the accused, as and when we are able to find the evidences, corroborate them. Please let us do the thing. लेकिन इससे आगे मीडिया ने जैसे ही सवाल करना शुरू किया, आईजी भड़क गई। क्या मुझसे मैं कह रही हूँ कि मैं कोई बाइट नहीं दूंगी, सुनते नहीं हो तुम लोग। मैं जा रही हूँ, मैं एक बार कुछ कर लूँ, ये बिल्कुल नहीं, एसआईटी बिल्कुल नहीं बनी है, अभी कुछ नहीं। मैं जाऊँ, आदेश करूँ, तब मैं आपको बोलूँगी। तो वेट करिए ना, फिर भेड़ में तो क्या बता देते? नहीं, क्या बता देते भाई? मैम असल में क्या हुआ है ना कि क्या बता दें? एसआईटी का फॉर्मेशन हुआ है और एलिगेशन हुआ है। एलिगेशन ये लगा मैम कि जब तक हम आदेश ना निकाल दें, हम कैसे कर देंगे? हम वही करने जा रहे हैं। जांच से ही पता चलेगा कि पीड़ित कौन और गुनहगार कौन। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या मंत्री के आरोपी बेटे से पूछताछ करना जरूरी क्यों नहीं समझा गया? वो हमारे बेटे कार्यक्रम स्थल पे थे, जो घटना स्थल से 3 से 4 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर उनके फोटो, वीडियो, ऐसी सारी चीजें हैं। प्रशासनिक अधिकारी थे, वहाँ पर पुलिस के अधिकारी थे, 1000 से ज्यादा की भीड़ थी, लोग भी अपने मोबाइल से फोटो बना रहे थे। वो सारे सबूत हैं। उसके साथ साथ हजारों लोग एफिडेविट देने को नहीं है। कोई एक भी वीडियो अगर आप दिखा दें तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। आप एक भी वीडियो दिखा दें। आरोप प्रत्यारोप पिछले 3 दिनों से देश यही देख रहा है, लेकिन इंसाफ के लिए जरूरी है त्वरित कार्रवाई। पीड़ित पक्ष को मुआवजे का मरहम लगाने के अलावा फिलहाल त्वरित एक्शन नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल लखीमपुर कांड के लिए 6 सदस्यों की एसआईटी बना दी गई है। संतोष कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखीमपुर खीरी, आज तक। अभिषेक मिश्रा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए, लखनऊ रेंज की आईजी तो साफ तौर पर ये कह रही हैं कि एसआईटी का गठन नहीं हुआ, लेकिन क्या कार्रवाई, क्या एक्शन अब तक हुआ है, इस पर तस्वीर साफ की उन्होंने? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर बयान में सुना जा सकता है कि किस तरीके से लखनऊ आईजी रेंज ने इस बात को कहा था, लेकिन इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन स्थानीय स्तर पर कर दिया गया है। स्थानीय एसपी की नेतृत्व में ये पूरी कार्रवाई होगी, इसको लेकर के वहां पर आदेश दिए जा चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है वो है न्यायिक जांच कमेटी का गठन, जो कि आज यानी बुधवार को होना है। उम्मीद की जा रही है कि शाम तक इसका गठन हो जाएगा, क्योंकि ये वही मांग है जो किसानों के साथ, जो परिवार से पीड़ित, उनके साथ समझौते में
इस बात को शामिल किया गया था कि एक न्यायिक जांच समिति बनाई जाए, वो इस पूरे मामले की तफ्तीश करे। सरकार अपनी तरफ से बार बार कह रही है कि इस मामले को लेकर के वो संवेदनशील है, लेकिन वही दूसरी तरफ जिस तरीके का बवाल देखा जा रहा है पिछले 2 दिनों से, वो साफ दिखाता है कि किस तरीके से इस मामले में जो न्यायिक प्रक्रिया है वो उतनी रफ्तार से नहीं है जितनी जरूरत होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष लगातार अड़ा हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा सीतापुर में मौजूद है। राहुल गांधी आज दोपहर 12:30 बजे लखनऊ आने वाले हैं, वो भी कूच करेंगे सीतापुर की तरफ, लेकिन लखनऊ में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार की पूरी कोशिश है कि जो भी बड़े नेता लखनऊ में आके सीतापुर या लखीमपुर की तरफ कूच करना चाहते हैं उनको वहीं रोका जाए। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को देखा जाए तो सरकार और विपक्ष दोनों की तरफ से सियासत तेज है, और इसको लेकर के यही कारण है कि अब सरकार इसको जो समिति बनाई गई है, चाहे न्यायिक जांच समिति हो या स्थानीय SIT, दोनों के जांच के जरिए इसे आगे बढ़ाने की बात कर रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और मौसमी सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त जुड़ गई तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, देखिए राहुल गांधी और उनके काफिले को भी रोक दिया है योगी आदित्यनाथ ने। तो एक तरफ आरोप कांग्रेस की तरफ से लगातार लगाए जा रहे थे कि यहां पर कानून राज, जंगल राज है, पूरी तरीके से कानून व्यवस्था ठप पड़ गई है, और ऐसे में अब राहुल गांधी को रोका जाना एक नई तरीके की जंग और सियासत को जन्म देगा। नेहा, देखिए 2 दिन से ज्यादा हो गए हैं प्रियंका गांधी वाड्रा इसी PSC कैंपस में मौजूद है। यहाँ पे पुलिस का पहरा भी है। रात को लाइट यहाँ से गुल कर दी गई थी। राहुल गांधी का आपने सवाल किया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी इस पे भी पक्षपात का आरोप लगा रही है, क्योंकि जो चिट्ठी लिखी गई है वेणुगोपाल द्वारा यूपी CM योगी आदित्यनाथ को, उसमें कहा गया कि आपने बाकी सियासी दल के नेताओं को जाने दिया। पश्चिम बंगाल के का भी एक दल उनका एक नेता जाके मिल के आता है, सिर्फ आपने प्रियंका गांधी को बंद कर रखा है, और अब राहुल गांधी आ रहे हैं तो उनको इजाजत दीजिए। तो जाहिर तौर पे कांग्रेस पार्टी जिसने 2 दिन का धरना का ऐलान किया है, उसके लिए ये एक और मौका है लगातार सरकार पर निशाना साधने का। लगातार प्रियंका गांधी वाड्रा, चाहे वो कार्यकर्ता हो या सोशल मीडिया हो या प्रधानमंत्री से संवाद करके लगातार इस मसले को तूल दिए हुई हैं, और दूसरी तरफ राहुल गांधी 10 बजे जब प्रेस वार्ता करेंगे तो काफी तीखा प्रहार होगा। ना सिर्फ वो योगी आदित्यनाथ और यूपी सरकार पर प्रहार करेंगे, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधेंगे। ऐसे में कांग्रेस पार्टी यहाँ पे लीड देते हुए नजर आ रही है, लीड लेते हुए नजर आ रही है, जहां तक विपक्ष की प्रतिस्पर्धा का सवाल है इस पूरे मसले को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात जम्मू कश्मीर में कल हुए आतंकी हमले की करेंगे। श्रीनगर और बांदीपुरा में हुए अलग अलग हमले में 3 नागरिकों की जान चली गई। श्रीनगर में यह हमला लाल चौक और इकबाल पार्क शेरघरी इलाके में हुआ है। गश्त सुरक्षा बलों की वहां भी जारी है। ये रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं जब ये सर्च ऑपरेशन किया गया। अलग अलग हमले में 3 नागरिकों की जान गई है। और लाल चौक जो कि बेहद संवेदनशील इलाका माना जाता है, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। श्रीनगर के सबसे वेस्ट इकबाल पार्क के पास यही वो दुकान है बिंद्रू हेल्थ जोन, जहां पर कल कश्मीर के एक प्रसिद्ध जो मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट हैं डॉक्टर बिंद्रू, उनकी हत्या हुई। उसके बाद यहाँ कल शाम देर तक जो है तलाशी अभियान चलता रहा कातिलों को ढूंढने के लिए, लेकिन कोई सुराग फिलहाल सुरक्षा बलों को नहीं मिला है। जब यहाँ पर डॉक्टर बिंद्रू की हत्या हुई, जो 68 वर्षीय कश्मीरी पंडित थे और काफ़ी प्रसिद्ध थे पूरे कश्मीर में, क्योंकि उनके दुकान के पीछे जो बाहर है हमेशा भीड़ उतारता रहता था लोगों का, जो वहाँ पर जो है दवाइयाँ लेते थे, काफ़ी मान्यता थी और लोगों में भरोसा था उनकी दवाओं को लेकर। उसके कुछ ही देर बाद श्रीनगर के डाउनटाउन इलाके में हवन के पास एक और जो है नॉन लोकल जो वेंडर है, जो एक ठेले वाला था, बिहार का रहने वाला वीरेंद्र कुमार, उसकी हत्या होती है। और कुछ ही देर बाद जो है बांदीपोरा जिले के नाइक है इलाके में एक पंच को जो है उसकी गोली मारकर हत्या होती है। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो 2 घंटों के भीतर 3 हत्याएं कश्मीर में अलग अलग जगहों पर हुई है। और उसके बाद जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था को काफ़ी चौकस कर दिया गया है पूरे कश्मीर में, क्योंकि अच्छा है सुरक्षा एजेंसियों को
इस तरह के और हमले कश्मीर में हो सकते हैं, जिनको रोकने के लिए फिलहाल अलग अलग जगहों पर जो है सुरक्षा बलों की तलाशी अभियान जारी है। अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक। क्या शाहरुख खान और गौरी खान को पता था कि उनके बेटे आर्यन ड्रग्स का सेवन करते हैं? क्या 4 साल से शाहरुख के बेटे आर्यन ड्रग्स ले रहे थे? ये सवाल उठ रहे हैं एनसीबी की पूछताछ में। एनसीबी की टीम ने आज आर्यन खान, उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और ड्रग पेडलर श्रेयस नायर को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की है। ड्रग केस में बुरे फंसे शाहरुख खान के बेटे आर्यन। ड्रग कनेक्शन को लेकर एनसीबी की पूछताछ। शाहरुख के बेटे आर्यन पर एनसीबी की सवालों की बौछार। कभी रोते हैं तो कभी गंभीर हो जाते हैं आर्यन। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को कार्डिलिया क्रूज की पार्टी बहुत महंगी पड़ रही है। 23 साल के आर्यन शनिवार से ही एनसीबी की कस्टडी में हैं। अब तो आर्यन की कस्टडी 7 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। आर्यन खान को बलाड स्टेट में मौजूद एनसीबी दफ्तर की दूसरी मंजिल पर रखा गया है। सोमवार की रात आर्यन और अरबाज से लंबी पूछताछ हुई थी। आज सुबह से ही एनसीबी ने आर्यन, अरबाज मर्चेंट और श्रेयस नायर से पूछताछ शुरू कर दी। एनसीबी ने आर्यन खान, श्रेयस नायर और अरबाज मर्चेंट को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की। आर्यन से एनसीबी ने पूछा, आपको पार्टी में किसने बुलाया? किसके बुलावे पर आप पार्टी में पहुंचे थे? एनसीबी के अफसरों ने आर्यन से यह भी पूछा, पार्टी में क्या आपने ड्रग्स ली थी? आपके पास ड्रग्स कहां से आई थी? एक सवाल के जवाब में आर्यन ने कहा, मेरे पापा शाहरुख खान बहुत व्यस्त रहते हैं। वो एक साथ 3 फिल्मों की शूटिंग कर रहे हैं। कई बार तो उनसे मिलने के लिए मुझे उनकी मैनेजर पूजा से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आर्यन ने यह भी कहा कि उनकी फिल्म पठान को लेकर शाहरुख खान बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्हें कई घंटे इसके लिए मेकअप करना होता है। अरबाज मर्चेंट के पास से एनसीबी ने ड्रग्स बरामद की थी। उनसे भी एनसीबी के अफसरों ने पूछा, आपके पास ड्रग्स कहां से आई थी? एनसीबी के अफसरों ने बताया कि आर्यन परेशान हैं, लेकिन जांच में सहयोग भी कर रहे हैं। एनसीबी ने आर्यन का कुल 4 पेज का बयान दर्ज किया है। एनसीबी आर्यन और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट से ड्रग लिंक्स को लेकर लगातार सवाल कर रही है। ये सब गलत बात है। कुछ ड्रग्स बरामद नहीं हुई है। वो लोग मेहमान थे, शिप के अंदर बुलाया गया था। ये लोग बाहर ही थे, शिप एंटर भी नहीं किए थे। इनके पास ना बोर्डिंग पास है ना कुछ टिकट है। उनको बुलाया गया था। जो भी बरामद हुआ शिप के भीतर बरामद हुआ है, बाहर कुछ भी बरामद नहीं हुआ है। और अरबाज जो है आर्यन का दोस्त है। दोस्ती का मतलब ये नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं। दोस्ती है, बच्चे नादान है, कुछ भी दिक्कत नहीं है। इन्होंने कुछ गलत काम नहीं किया। ऐसी खबरें भी आई हैं कि आर्यन खान के ड्रग्स लेने की जानकारी शाहरुख खान और उनकी पत्नी गौरी खान को भी है। सोमवार को एनसीबी की तरफ से पेश हुए एएसजी अनिल सिंह ने अदालत को बताया था कि आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट से ड्रग पेडलर से बातचीत के सबूत मिले हैं। व्हाट्सएप चैट में आपत्तिजनक चीजें मिली हैं, जिससे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी का अंदेशा लग रहा है। आर्यन खान के व्हाट्सएप चैट में ड्रग की खरीद के भुगतान के तरीकों पर चर्चे की बात मिली है। चैट में कई कोड नामों का इस्तेमाल किया गया है। एनसीबी का दावा है कि आर्यन खान 4 साल से ड्रग्स ले रहे हैं। आर्यन ने दुबई और यूके में भी ड्रग्स ली थी। बॉलीवुड के सबसे अमीर परिवारों में से एक में पैदा हुए आर्यन खान अब तक ग्लैमर की चकाचौंध भरी दुनिया में रहने के आदी रहे हैं। लेकिन एनसीबी की हिरासत में आर्यन खान को बिल्कुल आम आदमी की तरह रखा जा रहा है। अरबाज और आर्यन खान को आमने सामने बैठाकर एनसीबी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। आर्यन से ये भी पूछा गया है कि अरबाज कब कब ड्रग्स लेकर आया और वो किन किन पार्टियों में अब तक शामिल रहे हैं जहां पे ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया। जाहिर सी बात है, इस मामले में गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है और इन 72 घंटों की पूछताछ से इतना तो साफ हो गया है कि किंग खान के बेटे आर्यन की आने वाले दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन मंगेश आमरे के साथ तंसीम हैदर, मुंबई, आज तक।
वायुसेना के 89वें स्थापना दिवस परेड की इस वक्त दिल्ली से सटे इंडियन एयरफोर्स स्टेशन में फुल ड्रेस रिहर्सल चल रहा है। हर साल 8 अक्टूबर को वायुसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है। राफेल, सुखोई, मिराज, मिग, तेज, चिनूक, अपाचे विमान अपना आज करतब दिखाएंगे। फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वायुसेना दिवस के मौके पर हिंडन एयरबेस पर इसके लिए खास तैयारियां की गई हैं और हर साल की तरह इस साल भी ये वायुसेना दिवस मनाया जाएगा। फॉर्मेशंस की तैयारियां हो चुकी हैं, सभी विमान तैयार हैं, लेकिन इस बीच परेड भी की जाएगी। वायुसेना का गठन इसी तारीख को 1932 में हुआ था, 8 अक्टूबर को, और अभी से यानी कि आज 6 तारीख है, इसका ड्रेस रिहर्सल शुरू हो चुका है। 1933 में वायुसेना की पहली स्क्वाड्रन बनी थी। तो ये फुल ड्रेस रिहर्सल की तस्वीरें आपके सामने, आसमान से लेकर जमीन तक इसका भव्य नजारा दिखाई दे रहा है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना हिंदुस्तान की प्रण करना है सहज कठिन है, लेकिन उसे निभाना सबसे बड़ी। दो तस्वीरें आपके सामने हैं, किस तरीके से अलग अलग फॉर्मेशंस के जरिए इस वायु सेना दिवस की छटा ही अलग होगी और वहीं परेड के लिए भी रिहर्सल किया जा रहा है। हिंडन एयरबेस पर ये रिहर्सल सुबह से ही जारी है और अगले 2 दिन तक जारी रहने वाला है, क्योंकि 8 अक्टूबर को ये वायुसेना दिवस मनाया जाएगा।